Good morning, all of you. Now, आज हम डॉक्टर श्रुति गुप्ता मैम, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप पिछले 2 दिन से लगातार उनको स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से और प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए, समझाते हुए सुन रहे हैं। और आज उसी क्रम में डॉक्टर श्रुति गुप्ता मैम इसी को कंटिन्यू करेंगी। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आप पहले लाभान्वित हुए हैं, आज भी उसी प्रकार से लाभान्वित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्रुति गुप्ता मैम। मैम प्लीज। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जैसा हम बताया और आप सभी जानते हैं, जो भी आप पिछले 2 दिन से सेशन कर रहे हैं, वो आप सब जानते हैं कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री कर रहे हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री को हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, क्योंकि आपको जैसे पहले दिन भी समझाया था कि यदि आपको बेसिक नहीं समझ में आया स्टीरियो, यदि आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हुए, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम आपकी एमएससी तक कंटिन्यू कर जाएगी। तो इस वजह से ये आवश्यक है कि आप स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझ लें, इसके कंसेप्ट्स को आप दिमाग में अच्छे से इसको उतार लें इन चीजों को, क्योंकि विजुअलाइज करने पर चीज हमेशा ज्यादा ढंग से समझ में आती है। तो उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने पहली क्लास में इसका बाइफरकेशन किया था। इसका हमने जब क्लासिफिकेशन किया था स्टीरियो केमिस्ट्री का, तो हमने इसको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया था। एक था हमारा स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो को 2 में किया था, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल, संरूपण और विन्यास। संरूपण हमने कल तक समझा था, जिसमें हमने इथेन, प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन और उसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेन, इनके संरूपण देखे थे। आज हम इसी चीज को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और अब हम संरूपण तो हमारा एक बार को समाप्त हो गया था, अभी आपके बीएससी लेवल तक का संरूपण हम कर चुके हैं। हम शुरू करेंगे प्रकाशीय समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम जैसे कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपका जो मैंने पहली कक्षा में भी आपसे कहा था, आपका पूरा शरीर, आपका पूरा रोजमर्रा का जीवन, हर चीज में आप पाएंगे कि प्रकाशीय समावयवता कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो हमें ऐसे नहीं दिखती अपरेंटली, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाकई हमारे जीवन का हिस्सा है। इसको समझने के लिए हम कुछ चीजें हम बहुत फुर्ती से इसको एक बार थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पर आएंगे। तो वे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं, और इस प्रवृत्ति को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। ये थोड़ी ज्यादा क्लिष्ट हिंदी की परिभाषा है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगी। अभी हम आगे इसके डायग्राम्स भी देखेंगे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, अब वो क्या होती है वो अभी हम देखते हैं। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, या घड़ी से विपरीत दिशा में, तो ऐसे अगर कोई भी यौगिक हैं जो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उस समतल ध्रुवीय प्रकाश को, उसके तल को घुमा देते हैं किसी अन्य डायरेक्शन में, 2 ही दिशाओं में घूमेगा, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी से विपरीत दिशा में, तो ऐसे सारे जो यौगिक हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। हम बार बार बोल रहे हैं कि समतल ध्रुवीय प्रकाश, वो होता क्या है बेसिकली। ये देखिए, आप इस डायग्राम से समझिए, ये हमारा कोई भी एक लाइट सोर्स है। ये एक लाइट सोर्स है मतलब यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, हमारी जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। अब आप जानते हैं जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, उसका पार्टिकुलेट नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो हर दिशा में ऑसिलेट कर रहे हैं, इसकी वेव्स जो हैं वो हर दिशा में ऑसिलेट कर रही हैं। ये देखिए, आप अलग अलग दिशाएं देख रहे हैं, ये अलग अलग तीर से सब अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। ये जो वेव्स हैं ये सारी की सारी अलग अलग सारी दिशाओं में ये ऑसिलेट कर रही हैं। बीच में अब आप रखते हैं, इस प्रकाश के मार्ग के मध्य में आप रख देते हैं एक पोलराइजर।
अब इस पोलराइजर का क्या काम होता है, आप इसको बहुत अगर हम बिल्कुल दैनिक अपने जीवन से हम जोड़ करके देखें, तो मान लीजिए आपने एक ऐसी छलनी रख ली है इसके बीच में, जिसमें जो छेद हैं, आपके घरों में जो नॉर्मली छलनियां यूज होती हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं सब तरफ। मान लीजिए उसकी बजाय बिल्कुल लंबे लंबे सीधे सीधे उसमें छेद हो रहे हों, तो अब अगर वो जो प्रकाश या जो भी चीज आप निकालेंगे उसके थ्रू, वो आपका बिल्कुल सीधी उसी लाइन में अगर आ रहा होगा तो बाहर निकलेगा, अन्यथा रुक जाएगा। एग्जैक्टली वही स्थिति होती है हमारी इस पोलराइजर में। यहाँ पे पोलराइजर में मान लीजिए कि ये इस तरह से सीधे लंबे ये छेद बने हुए हैं, तो अब इस प्रकाश से ये जो अलग अलग सारी दिशाओं में जो प्रकाश की तरंगें जो ऑसिलेट कर रही थी, ये जब इस पोलराइजर के थ्रू निकलेंगी, तो पोलराइजर के थ्रू जो तरंगें इस दिशा में ऑसिलेट कर रही थी, वो तो इसके बाहर आ पाएंगी। बाकी सारी की सारी, मान लीजिए जो इस दिशा में थी या जो इस तरह से टेढ़ी दिशाओं में थी, ये सारी की सारी यहीं पर रुक जाएंगी। तो नतीजा, जो बाहर इस पोलराइजर से बाहर जो प्रकाश निकलेगा, उसकी समस्त तरंगें केवल एक ही तल में ऑसिलेट कर रही होंगी, और इसीलिए हम इसको कहते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आप देखिए, लाइट वेव्स ऑसिलेट इन अ सिंगल प्लेन, ये केवल एक तल में ऑसिलेट कर रही हैं। इसी चीज को हम कहते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश। अब आप इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को हम कहते हैं कि यदि हमारा कोई यौगिक इसको गोल घुमा दे, तो हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो हम दोनों ही संभावनाएं देखेंगे कि मान लीजिए हमने प्लेन पोलराइज लाइट को हमने एक कंपाउंड के थ्रू निकाला, ये रहा अगेन हमारा लाइट सोर्स, ये हमारी नॉर्मल लाइट है, ये पोलराइजर है। इस पोलराइजर के थ्रू निकल करके ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट हुई, और इस सैंपल ट्यूब के अंदर हमने अपना एक यौगिक भर रखा है, ठीक है। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सैंपल के थ्रू होती हुई निकलती है, और इस सैंपल के थ्रू होकर के, और जब उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि जिस तल में उसका ऑसिलेशन चल रहा था, बिफोर एंटरिंग दिस सैंपल ट्यूब, इस सैंपल ट्यूब या इस यौगिक को टच करने से पहले, इस यौगिक के थ्रू गुजरने से पहले जो उसका तल चल रहा था, वही का वही तल उस यौगिक से गुजरने के बाद भी है। मतलब उस तल में, उसके ध्रुवण में कोई भी अंतर नहीं आया, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं हुई। ऐसे जितने भी यौगिक हैं उनको हम अकायरल कहते हैं। मतलब वो ध्रुवीय, समतल ध्रुवीय प्रकाश को नहीं घुमा रहे हैं, तो वो ध्रुवण अघूर्णक हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं। लेकिन इसी के विपरीत यदि हम देखें, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये वही हमारा लाइट सोर्स है, ये नॉर्मल लाइट थी, ये हमारा पोलराइजर, इसके थ्रू जब हमने लाइट निकाली तो ये एक तल में आ गई। जब हमारा, अब की बार देखिए, इस सैंपल ट्यूब के अंदर हमने जो कंपाउंड भरा था, उस कंपाउंड के थ्रू गुजरने पर इस लाइट का देखिए ये घूर्णन बदलता जा रहा है। आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर से जो एरोज हैं, ये रोटेट होते चले जा रहे हैं। जब ये रोटेट होकर के इस सैंपल ट्यूब के बाहर ये लाइट निकलेगी, तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी ओरिजिनल जो लाइट थी वो इस तल में थी, लेकिन जो हमारी बाहर निकल करके आई है जो लाइट, वो गोल घूम गई है। जब वो गोल घूम गई है, आप देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता चला जा रहा था। इसका मतलब ये जो घूर्णन हुआ है इस समतल ध्रुवीय प्रकाश का, ये इस सैंपल के कारण हुआ, बाकी तो वो सीधी चली रही थी। हमने पहले वाले सैंपल में देखा कि नहीं घूमी थी हमारी प्लेन पोलराइज लाइट, लेकिन अब की बार वाले सैंपल में देखा कि ये गोल घूम गई। इसका मतलब इस सैंपल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इस कंपाउंड की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से ये प्लेन पोलराइज लाइट गोल घूम गई, और इसीलिए ऐसे सभी यौगिकों को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम आते हैं कि पोलैरीमीटर जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन को उसको मेजर करता है। ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपका पोलराइजर है, ये सैंपल कंपार्टमेंट है, ये एनालाइजर है, यहां से आप इसको देख रहे हैं। ये केवल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये कार्य किस तरह से हो रहा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम उसी चीज को वापस से, अब हम अपने, अभी तक तो हम तस्वीरों में देख रहे थे, अब हम देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। ये है हमारा
साधारण प्रकाश जो देखिए अलग अलग दिशाओं में सब तरफ ये ऑसिलेट कर रहा है। आपने इसको निकोल प्रिज्म के थ्रू निकाला। निकोल प्रिज्म कुछ भी नहीं है, आपका पोलराइजर है। ये पोलराइजर के थ्रू जब निकली है, प्रकाश निकला है, तो ये देखिए ये सारे के सारे एरोज जो थे ये एक तल वाले, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे एक तल में हो गए हैं, इस प्रिज्म के थ्रू निकले ही वो हैं जो इस तल में थे। ठीक है, तो ये जब सारे के सारे एक तल में निकले, इस एक तल में निकलने वाले इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को जब हम किसी यौगिक से निकाल रहे हैं, तो ये देखिए या तो ये राइट हैंड साइड पे घूम गया घड़ी की दिशा में, ऐसे सभी यौगिकों को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। राइट हैंड साइड में घूम रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, या तो हम ब्रैकेट में प्लस का साइन बना देते हैं या स्मॉल डी लिखते हैं। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्मॉल डी और कैपिटल डी में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। अभी के लिए ये याद रखिए कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को दाएं हाथ की तरफ घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, उन सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उसमें छोटा डी जब लिखा जाता है तब वो रिप्रेजेंट करता है आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को। दूसरा हो सकता है कि या तो ये जो यौगिक था इसने राइट हैंड साइड पे घुमा दिया, या दूसरा हो सकता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा दे। लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाने का क्या मतलब हुआ कि वो लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहलाएगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। अब वाम ध्रुवण घूर्णक को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा करके या स्मॉल एल से। कैपिटल एल अगेन यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी डी और कोई सा भी एल लिख दे, नहीं, आप ही के नंबर जाएंगे, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो याद रखिए स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स को, और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं लीवो रोटेटरी या जिन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में घुमाया है उनको। अब ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घूर्णित करने वाले ध्रुवण घूर्णक अणु एवं उसके दर्पण प्रतिबिंब को अभी हम आगे देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। इन दोनों को हम प्रकाशीय समावयव कहते हैं और इस परिघटना को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। आप कोई भी यौगिक जो है वो अगर अपने इस प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी घुमा देता है, तो उसको और उसका जो मिरर इमेज बनेगा, ये जो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो दोनों के दोनों हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये जो फिनोमिनन है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी। अब एक बात याद रखिएगा, कोई एक अणु है और उसका दर्पण प्रतिबिंब है, कोई एक प्रकाशीय सक्रिय अणु है, ऑप्टिकली एक्टिव कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, हमने अभी बोला कि हम दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे, राइट। तो वो जो उसका दर्पण प्रतिबिंब बना, अब मान लीजिए कि आपका किसी जो अणु था ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल था, उसने अगर लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाया है बाय एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, सपोज हम सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, मान लीजिए उसने 10 डिग्री से उस लाइट को घुमाया है, तो जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा वो उसी लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा। और कितने से घुमाएगा? एग्जैक्टली 10 डिग्री से। अगर आपके अणु ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है 10 डिग्री से, तो जो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो उसी लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा और एग्जैक्टली उतने ही डिग्री से घुमाएगा जितना आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल ने घुमाया था। अगर ओरिजिनल ने 10 डिग्री राइट घुमाया था तो दर्पण प्रतिबिंब 10 डिग्री लेफ्ट घुमाएगा। तो याद रखिए इसके यौगिक के अणु एवं उसके दर्पण प्रतिबिंब द्वारा समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन बराबर मात्रा में किंतु विपरीत दिशाओं में किया जाता है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये देखिए, ये जैसे हमारा एक कंपाउंड है, ये क्या है हमारा? लैक्टिक एसिड CH3CH OH COOH, ये हमारा हाइड्रोक्सी एसिड है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिख रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिख रहा है। एक है हमारा मिथाइल समूह और एक है हमारा हाइड्रोजन। ये इसी का ही बॉलेंस्टिक मॉडल है।
ये लैक्टिक एसिड है। अब देखिए लैक्टिक एसिड में ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, आपको दिख रहा है, इन्होंने इसको प्लस के निशान से दिखा रखा है। इसी का जब हमने ये दर्पण यहाँ पर रखा है, ये दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब पड़ा, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी आगे देखेंगे। जब भी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आप सब जानते हैं कि जो समूह दर्पण के नजदीक आता है, प्रतिबिंब में भी वही समूह दर्पण के नजदीक आएगा। अभी यहाँ पर देखिए आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दर्पण के नजदीक आया, तो प्रतिबिंब में भी कार्बोक्सिलिक दर्पण के नजदीक ही आएगा। अगर ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी था और इसने इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो था, जो विशिष्ट घूर्णन था, वो प्लस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में घुमा रहा है। अब प्लस और माइनस का अर्थ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये याद रखिएगा। प्लस और माइनस का अर्थ होता है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ये वाला, और ये लीवोरोटेटरी है। इस वाले कंपाउंड का चूंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, तो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाया 2.3 डिग्री से, जबकि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इसी प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देगा 2.3 डिग्री से, लेकिन विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। कोई भी प्रकाशीय समवयव समतल ध्रुवीय प्रकाश को कितने कोण से घुमाता है, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है कि वो कितने डिग्री से उसको घुमा रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। उन फैक्टर्स को हम देखेंगे अभी। इसी को 2 बार पहले और 3 बार बाद में घुमाना है। एक तो ये हो गया, और दूसरा मैम को कर दूंगी। सर एक सेकंड में शेयरिंग बंद करी है। उनका फोन आया था, उनसे बात हो गई थी, उन्होंने कहा कि अभी आप पहले मुझे दो मेरा है कंपैरेटिव, मैं बता दूँ। अब हम कर रहे थे कि कोई भी हमारा प्रकाशीय समवयव समतल ध्रुवीय प्रकाश को कितने कोण से घुमाता है, ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। ये देखिए, पहला वो निर्भर करेगा कि नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, इंसिडेंट लाइट की, विलयन की सांद्रता कितनी है, कंसेंट्रेशन क्या है हमारे सोल्यूशन का, प्रेक्षण नलिका की लंबाई कितनी है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, विलायक की प्रकृति क्या है, और विलयन का तापमान क्या है। ये सारे के सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना हो रहा है। एक बात और समझिए, यदि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी जो हमारे आइसोमर्स हैं, इनको दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, तो जो प्राप्त मिश्रण होता है उसे हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, और ये ध्रुवण अघूर्णक होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सीधी बात है, आपने बचपन में रस्साकशी का खेल खेला है, तो वो रस्साकशी के खेल में आपको पता है कि यदि दोनों तरफ की टीम्स बराबर हैं, एक टीम एक दिशा में खींच रही है रस्सी को, दूसरी टीम दूसरी दिशा में खींच रही है, यदि दोनों टीम्स बराबर हैं तो रस्सा कहीं नहीं जाता। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है हमारे इसमें भी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी वही कंसेप्ट है। हम जानते हैं, अभी आपको बताया कि यदि कोई मॉलिक्यूल हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो उसका जो मिरर इमेज होगा, जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, वो लीवोरोटेटरी होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा, और दोनों एग्जैक्टली उतना का उतना डिग्री ही घुमाएंगे। यदि पहले वाले ने, लैक्टिक एसिड ने 2.3 डिग्री राइट में घुमाया था, तो जो लीवोरोटेटरी है वो 2.3 डिग्री लेफ्ट में घुमाएगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने बराबर बराबर मात्रा में आपने 50 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी के ले लिए और 50 मॉलिक्यूल्स लीवोरोटेटरी के ले लिए। याद रखिए, मात्रा बराबर होनी चाहिए। आपने दोनों रूपों की बराबर मात्रा लेकर के और उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो नतीजा क्या हुआ, जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर ध्रुवण अघूर्णक हो जाएगा, क्योंकि जितना वो राइट हैंड साइड में घूमा उतना का उतना लेफ्ट हैंड साइड में घूम गया। तो नतीजा उस मिक्सचर के थ्रू जो हमारी लाइट निकलेगी, वो उसका कहीं पर भी रोटेशन नहीं होगा, वो एज सच रह जाएगी। और ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि जब हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों फॉर्म्स को बराबर मात्रा में, याद रखिए, मैं अगर आपसे कह रही हूँ बराबर मात्रा, इसका मतलब है अगर 50 मॉलिक्यूल एक के तो 50 ही दूसरे के भी। आपने एक के 50 ले लिए और दूसरे के 40 ले लिए, तो ऑब्वियसली एक में तो ज्यादा हो गए ना, तो आपकी लाइट उस दिशा में घूम जाएगी जिसके ज्यादा अणु हैं।
लेकिन अगर आपने बराबर मात्रा में लिए हैं तो फिर वो मिक्सचर जो है, जो रेसिमिक मिक्सचर हमें प्राप्त हुआ है, वो ध्रुवण अघूर्णक होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी नहीं घुमाएगा। ये याद रखिएगा इस बात को। ये देखिए वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, ये आपका CH3 CHOH COOH, ये आपका वही लैक्टिक एसिड है। हमने इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लिया। रेसिमिक मिक्सचर में जो स्पेसिफिक रोटेशन आया, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो 0 हो गया है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, ये वाला हमारा कंपाउंड। अब कॉजेस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या क्या होते हैं, हम बहुत जल्दी इसको देखते हैं कि क्यों होती है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई कारण तो होता होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं या कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो समतल ध्रुवीय प्रकाश को नहीं घुमाते, जबकि कुछ कंपाउंड्स घुमा देते हैं। तो ये क्या क्या इसके कारण होते हैं? पहला होता है यौगिक में कायरल कार्बन परमाणु का उपस्थित होना। यदि किसी भी यौगिक में कोई भी एक भी अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो यौगिक नॉर्मली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं नॉर्मली कह रही हूँ क्योंकि ये हर बार नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यदि कोई कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा वो वाला कंपाउंड। और उससे भी ज्यादा बड़ा कारण क्या है? अणु में किसी भी सममिति तत्व का उपस्थित ना होना, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। अब कायरलिटी क्या होती है, पहले हम इस शब्द को समझें। ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर जुड़े चारों एकल सहसंयोजी परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हो, उसे असम्मित या कायरल कार्बन परमाणु कहते हैं। याद रखिए, कोई ऐसा कार्बन में 4 वैलेंसीज होती हैं, उससे जुड़े चारों के चारों जो हमारी वैलेंसीज पर जो ग्रुप्स या एटम्स लगे हैं, यदि वो चारों के चारों भिन्न हैं, अभी हमने लैक्टिक एसिड में देखा ना, CH3 एक लगा था, एक OH लगा था, एक COOH लगा था, और एक आपका एक CH3, एक H, एक OH और एक COH, 4 समूह आपके भिन्न भिन्न लगे हुए थे। तो इसी तरह से ऐसा जो भी कार्बन परमाणु जिस पर जुड़े चारों एकल सहसंयोजी परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हो, उसे असम्मित या कायरल कार्बन परमाणु कहते हैं। कायरल कार्बन परमाणु युक्त किसी यौगिक के 2 विन्यास संभव हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जाते। इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि अध्यारोपित करना मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ये नहीं किए जा सकते। ये देखिए, ये एक कायरल कंपाउंड है, आपने ये कुर्सी और उसका दर्पण प्रतिबिंब, अब आप चाहें तो इस कुर्सी को उठा करके इस दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं, ये एज सच उसके ऊपर फिट बैठ सकती है। तो ये एक कायरल कंपाउंड है। जबकि आप अपने हाथ देखिए, आपका ये लेफ्ट हैंड है यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर ये राइट हैंड है। ये राइट हैंड कैसे बना? आपने लेफ्ट हैंड का जब दर्पण प्रतिबिंब लिया तो ये राइट हैंड बन गया, है ना। अब देखिए, आपके लेफ्ट हैंड में अंगूठा जो था वो इस दर्पण से दूर जा रहा था, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, आप अभी पढ़ते पढ़ते अपने हाथों को अभी भी देख सकते हैं, आपका जो दर्पण प्रतिबिंब बना उसमें भी अंगूठा आपके हाथ से दूर जाएगा। अब ये जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को आप एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करिए, ये नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसमें एक का देखिए अंगूठा इस तरफ जा रहा है और दूसरे का अंगूठा इस तरफ जा रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ये एक कायरल कंपाउंड है। अब इसी चीज को समझिए। देखिए बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं कि कायरल कार्बन वो होता है जिस पर जो उसकी चारों संयोजकताएं हैं, उन चारों संयोजकताओं से भिन्न भिन्न समूह या परमाणु जुड़े हों। और यदि किसी यौगिक में कोई कायरल कार्बन उपस्थित है तो जो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उस यौगिक का, वो यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब और वो मूल यौगिक वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। ये तो हुई हमारी एक सैद्धांतिक रूप से हम जो परिभाषा देते हैं, लेकिन इसी चीज को आपको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को, इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। उसी को समझाने के लिए देखिए, आपको मैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देती हूँ। वही बॉल एंड स्टिक मॉडल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। एक कार्बन का हम कंपाउंड लेंगे, एक कार्बन का कंपाउंड हमने लिया, देखिए जैसे ये हमारा सिंपल मीथेन है, हम इसको कई बार देख चुके हैं हम इस वाले मॉडल को। इसमें आपके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं।
अब जब हम बात करते हैं कि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, अब दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है पहले एक दर्पण तो आए तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बॉल एंड स्टिक मॉडल तो यूज कर सकते हैं, पर दर्पण तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो हम कैसे इमेजिन करेंगे? ये हमारा अणु है, इधर हमने अपना दर्पण रखा। अब आप जानते हैं, अपने प्रैक्टिकल खुद के एक्सपीरियंस से भी आप जानते हैं कि यदि दर्पण के नजदीक कोई चीज आ रही है तो उसके प्रतिबिंब में भी उसके नजदीक ही आएगी वो चीज, दर्पण मतलब दर्पण की तरफ ही आएगी वो चीज। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पर अपना दर्पण रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में मध्य में हमारा दर्पण है, जिसको कि जब हम बोर्ड पे या कॉपी में बनाते हैं तो हम स्लांटेड लाइंस के द्वारा हम उसको शो करते हैं। तो ये बीच में हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा मूल यौगिक है और ये उसका प्रतिबिंब है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस मूल यौगिक को उसके प्रतिबिंब पर हम अध्यारोपित करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको उठाया और अध्यारोपित करना मतलब हमने इसको एज सच इसके ऊपर रख दिया। जब हमने इसको इसके ऊपर रख दिया तो देखिए वही की वही स्थिति हमें वापस मिल गई, बिल्कुल आइडेंटिकल हमें कंपाउंड्स मिल गए। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यदि कार्बन में चारों संयोजकताओं पर एक ही परमाणु या एक ही समूह जुड़े हैं तो वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर बहुत आसानी से अध्यारोपित हो जाता है। ठीक, तो अब हम दूसरा केस देखें। हमने अभी क्या कर रखा है, चार तरफ हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। अब हम उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह हम कोई एक दूसरा प्रतिस्थापी समूह लगा दें। मान लीजिए हमने लिया ये, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमारे 3 हाइड्रोजन्स तो यथावत हैं, हमारा एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित करके ग्रीन बॉल एक कोई भी दूसरा समूह लगा दिया है। अब फिर वही स्थिति, दर्पण हमारा वहीं रहेगा, याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा दर्पण है, इस दर्पण के नजदीक हमारी ग्रीन बॉल आ रही है, तो नतीजा क्या होगा, हमारी इधर इसके प्रतिबिंब में भी नजदीक ही आएगी ग्रीन बॉल। ठीक है, अब ये आप देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब हम इसको उठा करके इसके ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करें, हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस यौगिक में ये हाइड्रोजन आ रहा है इस ग्रीन बॉल के ऊपर, और जबकि ये जो ग्रीन बॉल है ये जा रही है इस हाइड्रोजन के ऊपर। नतीजा, ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐसे गोल घुमा लीजिए। अणु है, अणु तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मूव करते ही हैं। जब वो मूव करते हैं, गोल घूमते हैं, तो अब आप इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करिए। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आइडेंटिकल फिट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो यौगिक था जिसमें हमने 3 संयोजकताओं पे तो एक जैसे समूह या परमाणु लगा दिए और एक संयोजकता पर हमने भिन्न करा है, वो यौगिक भी अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है। ठीक है, अब हम 2 को प्रतिस्थापित करके देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा एक यौगिक। अब इस यौगिक में हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन परमाणु तो हमारे यथावत रह गए। एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हम ऑलरेडी ग्रीन बॉल लगा चुके थे, दूसरे को प्रतिस्थापित करके हमने एक ऑरेंज बॉल लगा दी। इसका मतलब अब हमारे पास इस समूह में 3 प्रकार, इस अणु में 3 प्रकार के समूह या परमाणु हैं, एक ऑरेंज, एक ग्रीन और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स। अब आप देखिए, दर्पण वही है हमारा, ये ऑरेंज बॉल इस दर्पण के नजदीक आएगी, तो नतीजा क्या होगा, ये मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब में भी याद रखिए, ये हमारा मूल यौगिक है, ये हमारा प्रतिबिंब है। इस मूल यौगिक में ये बीच में हमारा दर्पण है। जब यहाँ पर दर्पण के नजदीक आ रही थी हमारी ऑरेंज बॉल, तो उसके प्रतिबिंब में भी उसके नजदीक ही आएगी। ग्रीन बॉल इससे दूर जा रही थी, तो प्रतिबिंब में भी उससे दूर ही जाएगी। ये हाइड्रोजन आगे आ रहा था, ये हाइड्रोजन ऊपर था। अब हम इसको, इस यौगिक को इस यौगिक के ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करें। ये देखिए, जब हम ऐसे प्रयास करते हैं तो नहीं हो रहा। हमने क्या किया, इस अणु को सीधा सीधा उठा करके इसके ऊपर रखने का प्रयास किया, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन बॉल जो है वो ऑरेंज के ऊपर आ रही है और इधर ऑरेंज बॉल आ रही है ग्रीन के ऊपर। इसका मतलब है ये अध्यारोपित नहीं हो रहे। इसको हमने पिछली बार की तरह गोल घुमाने का प्रयास किया, तब भी नहीं हो रहा। हम इसको कैसे भी घुमा लें, ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इस अणु को इस तरह से गोल घुमाएंगे तो ये देखिए
अणु ही तो है, 3 डायमेंशनल स्पेस में आराम से गोल गोल घूमता है। तो पहले ये इस प्रकार से हो रहा था, अब की बार ये ऐसे गोल घूम गया। ऐसे गोल घूमते ही ये देखिए ये बन गए इसके दोनों के दोनों एक जैसे प्रतिबिंब। देखिए ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज आ गई, ग्रीन के ऊपर ग्रीन आ गई, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब इस प्रकार का यौगिक था जिसमें 3 अलग अलग समूह थे, तो भी वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो रहा था। अब हम आते हैं, हमारा अंतिम उपाय क्या बचा कि हम सारे के सारे समूह भिन्न कर दें। ये देखिए हमने कर दिए भिन्न। हमने यहाँ पर क्या किया, एक हाइड्रोजन है, एक येलो बॉल लगा दी, ग्रीन पहले से थी, ऑरेंज पहले से थी। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास जो स्थिति बन रही है उसमें ऑरेंज आपके नजदीक आ रही है, ये येलो बॉल जो है, जो पीली बॉल है, दर्पण हमारा यहाँ पर है उसी स्थिति में, तो ये पीली बॉल जो है वो उस दर्पण के नजदीक आ रही है, हरी बॉल उस दर्पण से दूर जा रही है। ये देखिए ये बन गया इसका प्रतिबिंब। वही ऑरेंज इसमें भी सामने आ रहा है, इसमें भी सामने आ रहा है। दर्पण के नजदीक आई पीली बॉल, प्रतिबिंब में भी नजदीक आ गई पीली बॉल, दर्पण से दूर जा रही है हरी बॉल, प्रतिबिंब में भी दूर जा रही है। अब आप इसको अध्यारोपित करने का प्रयास करिए। ये देखिए आप इसको उठा करके ऐसे रखिए, नहीं हो रहा। ग्रीन के नीचे आ गई येलो, ऑरेंज के नीचे तो ऑरेंज आ गई, लेकिन अब ये येलो के नीचे ग्रीन आ गई, तो ये अध्यारोपित नहीं हो रहा। इसको गोल घुमाइए, अभी भी नहीं हो रहा, और गोल घुमाने का प्रयास करिए। आप किसी भी तरह से इसको आप प्रयास करते रहिए, कैसी भी आप इसमें स्थितियां क्रिएट कर लीजिए, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो ये अर्थ होता है कि जब हम किसी कार्बन पर उसके चारों समूह हमने भिन्न करे हैं, इस यौगिक में जो कार्बन पर जो 4 उसकी संयोजकताएं होती हैं उसमें चारों के चारों समूह हमारे भिन्न हैं, और इस कारण से क्या हो रहा है कि ये एक इसका जो मूल यौगिक है ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, और इसीलिए ऐसा यौगिक जो है वो प्रकाशीय सक्रिय होता है अधिकांशतया। और भी फैक्टर्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बाकी अधिकांशतया इस प्रकार का जो यौगिक। मैम टाइम प्लीज। जी 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 सर जी। इसको अभी चूंकि समय इतना ही था, तो अभी आपको जो बेसिकली बताया वो उस चीज को आप अभी ध्यान रखिए कि यदि हमारे चारों समूह अलग अलग होते हैं तो इन दैट केस फिर हम उसमें वो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसके आगे का जैसे जैसे हमें समय मिलेगा इसके आगे का हम करते जाएंगे। और यदि आपको अभी तक जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो उसे आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में डालें। कोई भी आपके सवाल हैं, यदि आप कुछ और भी समझना चाहते हो तो आप उसको चैट बॉक्स में डालें, और जब भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।